Hi friend, this is Sargyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Suppliant Company। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कल मैंने कंज्यूमर एक्वेरियम पढ़ाया, आपको उसका कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आईसी का शेप क्या होता है आप हमको बताएंगे। आईसी और कॉन्सेप्ट किसने दिया ये आप हमको बताएंगे, ठीक है ना। आइए आज डिमांड के बारे में सीखते हैं। एक्चुअली हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत ब्रीफ में स्टडी कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो निकल जाए बस। अब यदि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। डिमांड क्या होता है बस आप इतना जान लीजिए। 3 टर्म हमारे इकोनॉमिक्स में होते हैं। पहला है डिजायर, उसके बाद वांट है और उसी के बाद डिमांड है। पहला टर्म है डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा। इच्छा हमारी बनती है चाहत, और डिमांड का मतलब है मांग। ये चाहत हमारी क्या हो जाती है, मांग बन जाती है। Whenever you just think about anything, any commodity, this is desire। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि मेरे पास होनी चाहिए या हो जाए तो बड़ा अच्छा होता, तो आपके मन में जो उठने वाली इमोशंस हैं वो डिजायर हैं। पर जब वो डिजायर आपकी एबिलिटी और आपकी रेडीनेस, एबिलिटी प्लस रेडीनेस जब दोनों जुड़ती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वांट्स। जब आप किसी चीज़ की एबिलिटी और रेडीनेस के साथ डिजायर कर लेते हो तो क्या बन जाती है, वांट्स। पर ये एबिलिटी और रेडीनेस यदि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो, तो आप क्या हो जाते हो, खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो। तब ये क्या बन जाती है, डिमांड। मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। आप एक कार खरीदने की इच्छुक हो, आपका साइकिल पर चलने की पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो कार हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। ठीक अभी सोच रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो आज से 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स आपने कार खरीदी, जो आज जो डिजायर है वो आपकी 10 साल बाद वांट बनती है। डिजायर आपकी वांट कब बनी, 10 साल बाद। लेकिन जब आपने सोच लिया कि हमें कार खरीद लेनी है, जिस समय पर सोचा उसी टाइम पे आप 10 लाख रुपए रखे भी हों, पे भी करने को तैयार हों, और उसी टाइम पे विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये तीनों चीज़ें मिलती हैं एक साथ, तो ये बन जाती हैं डिमांड। यानी मैं ये कहूँ कि जब डिजायर थोड़ा एक्सटेंड होता है तो वांट बनता है, और जब वांट और एक्सटेंड हो जाता है तो वो डिमांड बन जाता है। इसी डिमांड के कंस्ट्रक्टेड फॉर्म वांट और डिजायर है। डिजायर इज द बेसिक प्राइमरी यूनिट, मन में इच्छा होना, पर इच्छा के पूर्ति के लिए पैसे और आप तैयार भी हों, पैसा भी और आप रेडी भी हों, तो वो बनती है वांट। और यदि आप उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपके अंदर डिजायर आती है, उसी टाइम पे आप रेडी हैं और एबिलिटी है आपके अंदर पे करने के लिए, तो आपकी बन जाती है क्या, डिमांड। ठीक है, तो इस तरह से डिजायर, वांट और डिमांड में डिफरेंस हम देख लिए। आइए अब डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं।
a want which is bonding a desire which is backed by पहला ability to get, दूसरा ready to take, और तीसरा within given period of time, within given period of time। जब ये तीनों चीज एक साथ मिलती हैं तो हमारी क्या बन जाती है, डिजायर वांट, और डिजायर विच इज बैक बाय एबिलिटी टू पे, रेडी टू पे एंड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब डिमांड को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनको हम देखते हैं। आप खुद से सोचिए कि आपकी डिमांड को क्या क्या प्रभावित कर सकती है। फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, आप बेसिक चीजें ऐसे ही बता सकते हो। डिमांड को प्रभावित करने वाली चीजें क्या हो सकती हैं, आपकी इनकम हो सकती है, ठीक। आप कहोगे मेरा मूड हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। तीसरा आप कहोगे यदि ऐसा ही चीज कुछ दाम में कम मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, अल्टरनेटिव गुड्स, इतनी सारी जो चीजें हैं ये सभी आपको डिमांड को इफेक्ट करती हैं। जो एक्सपेक्टेशन होती है चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर ऑफ गुड्स, वो भी हमारे डिमांड को प्रभावित करती है। जैसे मैं कहूँ आज किसी चीज़ की दाम 100 रुपये है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 50 रुपये हो जा रही है। कुछ उसी तरह का ही गुड्स हो, उसकी भी कास्ट 100 ही हो, पर स्क्रैप यदि उसकी 80 मिल रही हो, या मान लो उसकी स्क्रैप 60 मिल रही हो, तो ऑब्वियस है कि अब जिसकी स्क्रैप 60 मिल रही होगी, मतलब कबाड़ मूल्य, फ्यूचर में जो मूल्य, उसको आप खरीदना पसंद करोगे, समझ बात नहीं। तो इन चीज़ें जो है आपके डिमांड को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी, इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड, अल्टरनेटिव गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर। अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, अल्टरनेटिव गुड क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। जो लोग नहीं पढ़े उनको तो समझ में नहीं आएगा। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बदले यूज किए जा सके। जैसे आप यदि आप मान लो कॉफी पीने वाले हो, कॉफी नहीं मिली तो आप टी भी पी सकते हो, यदि बहुत लायल नहीं हो कॉफी के लिए तो एक दूसरे के क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। आप जैसे ब्लैक पेन से लिख रहे थे, ब्लैक पेन नहीं मिला तो आज चलो रेड से ही लिख लेते हैं या ब्लू से ही लिख लेते हैं। तो जहाँ एक के बदले दूसरा इस्तेमाल हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे आप हमेशा 7 अप पीते हो, नहीं मिला 7 कोई बात नहीं, आपने ड्यू पी लिया, इसकी जगह इसका इस्तेमाल, एक के बदले जब दूसरा इस्तेमाल होने लगे तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड होता है। इसी तरह एक गुड्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? जहाँ बिना एक दूसरे के काम ना चल पाए। मैं कहूँ आपने बाइक लाके खड़ी कर दी, पर बाइक का यूज क्या है? चलना। लेकिन बाइक के लिए आपको क्या चाहिए? उसका फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्यूल मतलब क्या? पेट्रोल, डीजल, जो जिससे चल सके वो। तो बाइक के लिए जो फ्यूल होता है वो जरूरी है। आपने एक खरीद ली क्या? मार्कर। पर ये क्या मार्कर बिना इंक के चल पाएगी? तो इसके लिए क्या चाहिए? इंक चाहिए। जब दो गुड्स एक दूसरे के चलने के लिए जरूरी हो जाए, मतलब हमारी बॉडी को चलने के लिए, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए सोल का होना बहुत जरूरी है। यानी बॉडी और सोल जब तक एक साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा किसी का। तो बॉडी और सोल क्या दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है। अब इस तरह से आपने देखा सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं। आइए डिमांड कितनी तरह की होती है वो देख लेते हैं। बेसिकली डिमांड दो तरह के होते हैं। एक डिमांड होता है इंडिविजुअल, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। मैं कहूँ मिस्टर ए की डिमांड कैसी डिमांड है? इंडिविजुअल है। मिस्टर बी की इंडिविजुअल डिमांड है। मिस्टर सी की इंडिविजुअल डिमांड है। तो अगर कहूँ ये तीनों यदि एक ही सामान के लिए जाते हैं मार्केट में, तो दुकानदार इंडिविजुअली थोड़ी ना देखेगा। दुकानदार कहेगा भाई इतना सामान है कि नहीं मेरे पास, जैसे इनको 2 कापी चाहिए, इनको 3 कापी चाहिए, इनको 5 कापी चाहिए। तो दुकानदार अपने दुकान में ये नहीं कहेगा कि 2 मिस्टर ए के ले लाओ, 3 मिस्टर बी के ले लाओ, 5 मिस्टर सी के ले आओ। वो कहेगा 10 कॉपीज हैं कि नहीं मेरे पास हैं, तब कहेगा कि अच्छा चलो सबको एक एक जिनको जो चाहिए दे दो। तो जो 10 कापी कम्युनिकेटिव जो डिमांड हो गई, जो कम्युलेटिव डिमांड है हमारी, जो समग्र डिमांड है, सबको एक साथ देखने की डिमांड है, यानी डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी प्लस डिमांड ऑफ सी, डिमांड ऐसे अंतर जितनी भी हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे अपनी डिमांड पूरी करें? मार्केट में। तो सबकी जो कम्युलेटिव डिमांड होती है वो क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड कहलाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे डिमांड दो तरह की, इंडिविजुअल और मार्केट। जब एक एक व्यक्ति का डिमांड देखा जाएगा तो इंडिविजुअल हो जाएगा, जब सबका एक साथ डिमांड देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड हो जाएगा। आइए अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है उसको देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड ये कहती है, तो जितना जानिए कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो या यूँ कहें डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। यानी यदि आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसी चीज़ की यदि प्राइस आप घटा दोगे तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। क्या है? डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। आप यदि किसी सामान का क्या करते हो? इच्छा रखते हो, जैसे आप 10 रुपये ले गए दिमाग में बना के कि 10 रुपये में हमें सामान चाहिए। यदि वो सामान एक्सपेंडिचर यदि आपको सेम रखना है, मान लो पहले 10 रुपये किलो मिल रहा है, तो आपने 1 किलो खरीद के लाया। ठीक। लेकिन यदि यही इसका रेट गिर गया, ये 5 रुपये एट द रेट 5 किलो मिला प्रति जी, तो इसी 10 में मैं कहूँ आप कितना खरीद लाओगे? तो आप कहोगे 2 केजी लाएंगे। यानी प्राइस घटी तो हमारी डिमांड बढ़ गई, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका पूरा होता है
डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, उसके शब्द में लिखा था इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, विच फैक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। जो फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे वही लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक भी करेंगे। यदि मान लीजिए इसको कांस्टेंट ना रखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाएगा। जैसे इनकम तो वही है, फैक्टर इफेक्ट कर रहा है प्राइस और डिमांड का, तो इस तरह से इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स, समझ में बात की नहीं। चौथा मार्केट कंडीशन, और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको कांस्टेंट होना चाहिए तभी जाके ये रूल लगेगा। पता चला कि प्राइस तो कम जरूर हुआ पर हमें लगा कि हमें 1 किलो में हमारा काम चल जाता है, मैं सेव करूंगा पैसा या जाके वहाँ से 2 किलो खरीद के लाऊंगा। आप खुद बताओ, मान लो आप 1 किलो पल्सेस यूज करते हो है, तो ये 80 रुपये किलो हो तब भी आप पल्सेस 1 किलो लाओगे, 60 रुपये किलो हो तो क्या आप 1.5 किलो ला दोगे? क्या नहीं कहोगे, क्या नहीं जाएंगे उसमें 2-5 किलो लाने, आप 2 किलो ला दोगे? नहीं, आप कहोगे मेरा 1 किलो में काम चल जाता है बस। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। आइए लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को देखते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको। एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होती है। दोस्तों ये कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। पहला है गिवन गुड्स, दूसरा है स्टेटस सिंबल गुड्स, तीसरा है फियर ऑफ स्टोरेज, चौथा है फैशन रिलेटेड गुड, पांचवा है प्रीसियस मेटल, छठवां है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सातवां है चेंज इन वेदर, और सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है सातों। आइए इनको समझते हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे चैलेंज कर देते हैं। गिवन गुड्स का मतलब होता है थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स, हालांकि इंफीरियर गुड्स दूसरे होते हैं, गिवन गुड्स दूसरे होते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह के गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, अब प्राइस घटने पे डिमांड भी घट जाती है। आपने मार्केट में बाजरा देखा होगा, बाजरे का यदि प्राइस घट जाए तो कोई बाजरा 3 किलो की जगह 5 किलो नहीं खरीद लेता है, वो कहेगा ऐसा है कि बाजरे का प्राइस घटा है तो 2 किलो बाजरा खरीद लेते हैं, पैसा बचा के उसकी जगह कुछ क्या खरीद लें, गेहूँ खरीद लें। तो इस तरह के गिवन गुड्स होते हैं, हालांकि आप इनको इंफीरियर गुड्स भी समझ सकते हो, जो थोड़े लो क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं। इसको लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, क्या आप उनको प्राइस घटने में बहुत ज़्यादा खरीद लोगे? क्या नहीं, लो क्वालिटी गुड्स। इसी तरह स्टेटस सिंबल वाले गुड्स हैं। स्टेटस सिंबल वाले गुड्स कैसे? जैसे एक कोई बंदा है, वो खूब महंगे महंगे वो ब्रांडेड कपड़े ही पहनता है, लाइन इन रिस्पेक्ट टू ब्रांड, वो अपना उसको स्टेटस सिंबल बना के रखा हुआ है। अब वो कपड़े का दाम कितना भी बढ़ जाए वो खरीदेगा वही, कपड़े का दाम कितना भी घट जाए खरीदेगा वही, दूसरा नहीं खरीद सकता। तो जो ब्रांड के लिए काम करता हो, स्टेटस सिंबल जिसके लिए वो हो, वो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं देखता है। वो कहता है अरे भाई मेरे इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, इट इज द स्टेटस सिंबल, सो वी कैन नॉट टॉलरेट विद प्राइस। हम प्राइस के साथ टॉलरेट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए स्टेटस सिंबल की बात है। ठीक, आइए अगला देखते हैं, फियर ऑफ स्टोरेज। जैसे यदि कोई सामान बहुत सस्ती हो जाए एट अ वेरी चीप रेट, तो आप क्या करोगे? उसको बहुत ज़्यादा खरीद लोगे? नहीं, कहोगे यार स्टोर करके क्या होगा, ये
अंत में खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा। तो उतना ही खरीदो जितना ज़रूरत हो। चीनी आप एक बोरा खरीद के लेते आओ, 1 क्विंटल खरीद के लेते आओ, आपको इस हर महीने में 5 किलो ही यूज करना है, तो आप क्यों खरीदोगे उतना? आप वो 5 किलो जगह 10 किलो खरीद लोगे, 20 किलो खरीद लोगे, क्यों जाओगे 1 बोरा 1 क्विंटल खरीदने? ठीक है, तो स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है, उससे सामान वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ स्टोरेज भी लाभ डिमांड का ब्रेक करता है। प्राइस घटने पे भी इसको हम ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। फैशन रिलेटेड गुड, फैशन रिलेटेड गुड जो भी फैशन से रिलेटेड संबंधी सामान है, कॉस्मेटिक्स जो गुड्स होते हैं लड़कियों के लिए, ये समझ में आसानी से आएगा। तो उनकी जो ब्यूटी आइटम होंगे वो कितने भी महंगे हो जाए पर वो खरीदेंगी, उसी को लायल उसके लिए हो जाती है वो। फैशन रिलेटेड गुड, स्टेटस सिंबल गुड्स, ये सारे गुड्स क्या होता है कि कितना भी महंगा हो जाए लोग खरीदते हैं। जैसे प्रीसियस मेटल है, प्रीसियस मेटल्स प्राइस, अब देखिए वही बात है, प्रीसियस मेटल ऐसा नहीं है प्राइस कितना भी बढ़ा दीजिए, प्रीसियस मेटल जो है लोग खरीदते हैं क्योंकि वो स्टेटस से रिलेटेड उसको देखते हैं, उसको जो है अपने प्रेस्टीज से लोग उसको देखते हैं। फिर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे मेडिसिन है, आदमी यदि बीमार हो जाए, जी मरने वाला हो, तो कहोगे आप कि महंगा हो गया तो हम कम खरीद लेंगे और सस्ता हो गया तो ज़्यादा खरीद लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है भाई। जितनी दवाई हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही खरीदेंगे जितना डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। तो जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए गुड्स होती हैं उनको आप क्या ज़्यादा कम थोड़ी ना खरीदते हो, उनको जितनी रिक्वायर होती है उतनी खरीदते हो, भले वो कितनी भी महंगी हो, भले वो कितनी भी सस्ती हो। ये भी लाभ डिमांड ब्रेक करते हैं। चेंज इन वेदर, आप जाड़े में स्वेटर 500 रुपये कास्ट की स्वेटर है, जाड़े में इसको बेचते हैं सब 1000 में, आप कम करा के खरीदते हो 700 में। ठीक, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ ये। अब ये 700 में आपने स्वेटर खरीदा, अब इसको मैं 1500 कर देता हूँ, नहीं ठीक है चलो, स्टूडेंट इससे महंगा क्या पड़ेगा। 500 का शर्ट स्वेटर बनता है, बिकता मार्केट में 1000 का है और खरीद के आप लाते हो 700 में। पर यही जाड़ा खत्म हुआ, गर्मी आने लगे तो क्या करते हैं सब, कहते हैं अरे यार 500 का 500 भी निकल जाए तो बहुत है, इसको बेच के हटाओ। अब आप क्या करोगे, क्या प्राइस तो घट गया, 1000 से 500 हो गया, आप क्या 3-4 खरीद लेते हो क्या घर पे? नहीं ना, आप भी कहोगे ऐसा है सीजन तो खत्म हो गया, इसको लेके क्या करेंगे। इसी तरह अम्ब्रेला है, रेनी सीजन में प्राइस बढ़ा के बेचेगा तो खरीदेंगे, प्राइस कितना भी घटा दे, रेनी सीजन नहीं है तो हम नहीं खरीदने जाएंगे, स्टोर करके क्या होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें लाभ डिमांड को चैलेंज करती हैं। आइए अब लाभ डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाभ डिमांड, मैंने क्या बताया कि जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस की इनवर्स होती है। यदि यदि 10 रुपये का सामान हो, कोई एक आर्टिकल 10 रुपये का मिलता हो, प्राइस क्वांटिटी 10 रुपये में यदि कोई आर्टिकल मिलता हो तो आप 5 आर्टिकल खरीदने की इच्छुक हैं। पर यदि 10 से प्राइस घट के 8 हो जाए तो आप क्या करोगे, आप 7 आर्टिकल खरीद सकते हो। इसी तरह ये प्राइस घट के 6 हो जाए, आप 5 आर्टिकल से 9 आर्टिकल खरीद सकते हो या 10 आर्टिकल खरीद सकते हो। इस तरह ये प्राइस घट के 4 हो जाए तो आप 15 आर्टिकल तक खरीद सकते हो। प्राइस जो ही घट रहा है हमारी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, प्राइस जो ही बढ़ रहा है क्वांटिटी घटती जा रही है, एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन नहीं है। ठीक, इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गई प्राइस y एक्सिस की, ये हो गई क्वांटिटी x एक्सिस की। आप इसको यदि ग्राफ में ड्रा करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से इसका बनता है।
कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फ्लैट। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फ्लैट बनता है। यदि मैं इसको रिप्रेजेंटेट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी 10 रुपये यदि प्राइस रही होगी, मान लीजिए आप यहाँ पे 10 रुपये की प्राइस रही होगी आपकी, ये वाला पॉइंट ना होगा, तो आप उसमें 5 यूनिट खरीद रहे थे, यहाँ पे 5 यूनिट मान क्वान्टिटी की हुई ये पी है। इसी तरह जब प्राइस घट के 8 रुपये हो गई, यहाँ पे आई, देखिए क्वांटिटी अपने आप देखिए बढ़ा हुआ दिख रहा है कि इसके सामने जाएंगे यदि इस लाइन पे, ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी मान लेती है आपकी 7 यूनिट है। इसी तरह से आपकी यदि प्राइस 6 रही होगी, ये क्वांटिटी आपकी 10 आ जाएगी। ये प्राइस यदि 4 है, तो ये क्वांटिटी आपकी 15 आ जाएगी। इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये लाभ डिमांड पे दिख रहे हैं आपको। ये हर पॉइंट्स लाभ डिमांड के एक ही रेशियो को शो कर रहे होंगे, देखेंगे आपको। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लाभ डिमांड का। पर आता क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से लाभ डिमांड से मान के पूछ लेता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, अब इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। लाभ डिमांड में मूवमेंट कैसे होता है और शिफ्टिंग कैसे होती है, वो इम्पोर्टेंट है। और इस अगली क्लास में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको सिखाऊंगा। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।